मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आज मैं नागरिक शास्त्र के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 संघवाद लेकर के आ गया हूँ। सामाजिक विज्ञान के अब तक हमने इतिहास और भूगोल के वीडियो अपलोड कर दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र का दूसरा चैप्टर संघवाद आज हम लोग प्रारंभ करने चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है प्यारे बच्चों। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग जो है अब तक पहले चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा चैप्टर जो है कवर करने चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक आपने वीडियो में जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, वो काबिल तारीफ है। मैं आपका जो है हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मुझे आपसे बड़ी हिम्मत मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियोस को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं और उनको रिवीजन करने में मदद भी मिल रही है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जो है सदैव दिली इच्छा रही है कि आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं, आपके लिए मैं अच्छा कोशिश करूं, प्रयत्न करूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आए। तो मुझे कोशिश जो मैं कर रहा हूं, मुझे आशा है कि वो कोशिश ज़रूर कामयाब होगी मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा तो मैं आपका नाम भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अनाउंस भी करूंगा। मुझे खुशी होगी कि यदि आप कहेंगे कि सर मैंने आपके द्वारा पढ़ाए हुए वीडियोस से तैयारी की थी, रिवीजन किया था, तो मुझे और भी खुशी होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इस संघवाद में बहुविकल्पीय प्रश्नों को। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो संघीय राज्य कौन सा नहीं है? तो आप जानते हैं मणिपुर क्या है, एक राज्य है। हिमाचल प्रदेश भी राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी राज्य है। लेकिन दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और ये क्या है? संघीय राज्य नहीं है। तो दिल्ली आपका विकल्प क्या हो गया प्यारे बच्चों? सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी है। तो कुल भाषाओं की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 22 है। कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। तो निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो पंचायती राज संस्थाओं में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी? भारत में पंचायती राज्य की स्थापना सन 1992 ईस्वी में हुई थी। भारत में कुल कितने संघ राज्य हैं? तो 28 जो है कुल संघीय राज्य है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो वो है आपका एजुकेशन यानी शिक्षा। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं स्थानीय प्रशासन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये 2023 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है। तो 8 जो है संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, देख रहे हैं आप। ये प्रश्न है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है तो केंद्र और राज्यों के मध्य। इसका जो चैप्टर है ना, बहुत महत्वपूर्ण है नागरिक शास्त्र का। और अब देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न लिखा है कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो चीफ मिनिस्टर जी करते हैं यानी मुख्यमंत्री साहब। तो निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? यानी इनमें से कौन सा जो है राज्य सूची का विषय नहीं है? तो मुद्रा जो है राज्य सूची का विषय प्यारे बच्चों नहीं है। ये किसका है? केंद्र का है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो संघ को है प्यारे बच्चों, संघ को। समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। तो समवर्ती सूची से संबंधित विषय क्या नहीं है आपका? विदेशी मामले। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा है। तो हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा ही हिंदी है, ठीक है। उसके बाद संघीय सूची का विषय क्या है? इसमें रक्षा है ना, रक्षा है मेरे प्यारे बच्चों। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? तो दिल्ली जो है आपका संघीय राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब ये सब क्या है? संघीय राज्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? आइए जरा देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो श्रीलंका। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को जो है भारतीय संविधान लागू किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो व्यापार जो है आपका राज्य सूची का विषय है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक और प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो कठोर संविधान जो है संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, यानी इसका गुण नहीं है। एक और प्रश्न लिखा है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। कहाँ पर? स्थानीय निकायों में। मेरे प्यारे बच्चों आइए अब हम लोग जो है प्रश्न देखते हैं लघु उत्तरी का। तो लघु उत्तरी में हम देखेंगे, ये प्रश्न है भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की? तो वो है प्यारे बच्चों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे पहले संघ सूची। तो संघ सूची में क्या क्या जो है देखिए जुड़ा हुआ है, उसका विषय क्या है? तो संघ सूची में यानी इसमें प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है संघ सूची यानी सेंटर, तो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इन पर केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा क्या है? राज्य सूची। इसमें क्या क्या शामिल है? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय आते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इसमें शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह जैसे विषय शामिल हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव की स्थिति हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। नेक्स्ट क्या है? अवशिष्ट। तो अवशिष्ट विषयों की सूची में वे विषय रखे गए हैं जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं थे या फिर जो नए विषय उभरे हैं। इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए 2020 से लगातार जो है 23 तक पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न क्या है? संघवाद क्या है? क्योंकि चैप्टर का नाम ही संघवाद है। तो आइए इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों संघवाद क्या है? संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने यानी टैक्स वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, और उसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। मेरे प्यारे बच्चों लघुत्तरी प्रश्न जो है जो दिए हैं वो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न देखिए बढ़िया प्रश्न है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। और मेरे प्यारे बच्चों देखिए जरा क्या है प्रश्न वो देखते हैं। तो भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? तो जन केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, तो इसे सत्ता का क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। इसके पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, लेकिन उन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए
नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास ना तो कोई अधिकार थे ना कोई संसाधन। तो विकेंद्रीकरण का वास्तविक स्वरूप 1992 में परिलक्षित हुआ। 1992 में संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को मजबूत बनाया गया। और जैसे अब इसमें कुछ चीजें थी, जैसे अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य और पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। तो इस संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर पर शासन को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, आइए जो है हम लोग एक प्रश्न को देखते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न में केवल हम एक प्रश्न जो है, इसमें 2 प्रश्न हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न है प्यारे बच्चों, पहला है कि भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इसके 4 लक्षण भी बताइए। ठीक है, तो आइए जो है इसमें देखते हैं ये प्रश्न क्या है। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। भारतीय संघात्मक शासन की कुछ विशेषताएं, जैसे नंबर 1, 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। तो संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है, संघ सरकार और राज्य सरकार। तो बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। तो शक्तियों का बंटवारा, संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। राज्य सूची में कम महत्व के विषय थे जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु टकराव की स्थिति में किसका मान्य होगा? केंद्र का। कठोर संविधान, हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है और इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है। इस प्रकार कठोर संविधान संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है। ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो शक्तिशाली न्यायपालिका, संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद अगर होता है तो उसकी स्थिति में फैसला जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। वित्तीय स्वायत्तता क्या है? तो सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर यानी टैक्स लगाने, राजस्व उगाहने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। नेक्स्ट क्या है? एकीकृत न्यायपालिका। तो भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका हैं, लेकिन न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है। ऐसा इसलिए किया गया जिससे केंद्र और राज्यों के झगड़ों का निपटारा किया जा सके। राज्यों के अपने संविधान नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश का कि राज्यों के अपने संविधान नहीं है ना। तो भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। भारत के राज्यों के अपने संविधान नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के ऐसा नहीं है जैसे अमेरिका में क्या है दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत में क्या है एकल नागरिकता है। 8वां क्या है? केंद्रीकृत संघवाद। भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये छोटा सा ही वीडियो रहा और मुझे आशा है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। बहुत बड़ा वीडियो मैं नहीं चाह रहा हूँ बनाने के लिए। आप इतना लिख देंगे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो क्योंकि आपने एक बार किताबों को पढ़ा है और बहुत ज़्यादा प्रश्न अगर मैं कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन के लिए प्यारे बच्चों जो महत्वपूर्ण प्रश्न है केवल उसी की जो है हम करा रहे हैं। और इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, बहुत सारे जो है शिष्यों ने व्हाट्सएप पर भी किया था, और मैं उन बच्चों के नाम जो है एक कागज पर लिखा हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगले वीडियो में आप सबके नाम का मैं जिक्र करूंगा मेरे प्यारे बच्चों।
और अब वीडियो ताकि बहुत लंबा ना हो, छोटा छोटा वीडियो में बनाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।